हेलो बच्चों, इलिप्स में नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे सर्किल में होता है। सर्किल में वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड S1, और अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर होगा, S1 नेगेटिव है तो पॉइंट अंदर होगा। उसी तरह की बात एग्जैक्टली यहाँ पे। तो फॉर x² अपॉन a² डिफाइन x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² माइनस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P विच इज़ x1, y1, डिफाइन दिस। अब इलिप्स अगर ऐसे है तो यहाँ पे S1 0 होगा, अंदर S1 नेगेटिव होगा, और पॉइंट बाहर है तो S1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ है ही नहीं कि कर्व के ऊपर S1 0 होगा, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आर्टिकल पैराबोला में हो चुका है। तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन पैराबोला की तरह ही होगी, लाइन एंड एन इलिप्स। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L y बराबर mx प्लस सी एंड इलिप्स E x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, सॉल्व द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो y उठा के हमने यहाँ रख दिया, तो x² अपॉन a² प्लस y की जगह आ जाएगा mx प्लस सी। ठीक है, इलिप्स और लाइन को सॉल्व करें, अपॉन b² इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b² x² प्लस a² mx प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² b²। सारे टर्म्स को एक तरफ ले आए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। तो a² m² प्लस b², ये तो x² के साथ आ जाएगा, 2a² cmx प्लस ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। पैराबोला में ऐसे बनाया था। फिर इसके बाद हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, तो b² मतलब 4a⁴ c² m² माइनस 4a एंड c। तो इस पूरे में से 4a² कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा a² c² m² माइनस c² को मल्टीप्लाई किया तो a² m² c² माइनस b² c² प्लस a² b² m² प्लस b⁴। तो अगेन ये और ये कैंसिल, इस पूरे में से b² बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4a² b² a² m² प्लस b² माइनस c²। ये हो गया सेकेंड थिंग। इसके आगे जो डिडक्शन है दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसी के आगे केस 1, इफ d इज़ लेस देन 0 देन, अगर d नेगेटिव है तो इस इक्वेशन में कोई भी रियल रूट नहीं आएगा।
अब ये इक्वेशन है क्या, इस इक्वेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन से हमने बेसिकली इलिप्स और लाइन को सॉल्व किया है, तो इलिप्स और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं। और अगर इसका रियल रूट नहीं आया तो उसका मतलब कि कोई रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ये ठीक है। देन एल विल नॉट टच और कट इलिप्स ई, ठीक है। एंड इन दिस केस कुछ ऐसे हो रहा होगा कि इलिप्स ई यहाँ पे है, लाइन एल यहाँ पे है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ये हो गया फर्स्ट केस। केस 2, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो इलिप्स को दो डिस्टिंक्ट जगह पे कट कर रहा होगा। देन एल विल intersect E at two distinct points, ठीक है। ये मतलब इलिप्स हो गया और ये लाइन हो गया एल ई। मान लिया ये ए है, ये बी है, तो लाइन जो है वो बेसिकली सीकेंट या फिर कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड का नाम लिया तो फिर कॉर्ड लेंथ आ जाएगा। इन दिस केस कॉर्ड लेंथ बराबर ए बी बराबर एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर। ए और बी दोनों इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो स्लोप से 2 पॉइंट फॉर्मूले के स्लोप से कितना हो जाएगा, वाई बी माइनस वाई ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए बराबर एम हो जाएगा। या फिर वाई ए माइनस वाई बी को लिख सकते हैं एम टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी, तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी। पैराबोला में अगेन करा चुके हैं, ये सेम ही चीज़ का रिपीटिशन चल रहा है। इसकी जगह रख दिया एम टाइम्स एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स ए माइनस एक्स बी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, √1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स ए और एक्स बी इस क्वाड्रेटिक का रूट है और डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो √d अपॉन ए होता है, तो डी बी यहाँ निकाल रखा है, तो इसको हम ले सकते हैं √d मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो वो आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब ये रिजल्ट याद नहीं करना है, बट हमें डिराइव करना आना चाहिए। अगर एक लाइन और एक इलिप्स दे रखा है और हम ये पूछें कि लाइन के ऊपर इलिप्स कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, तो व्हाट वी शुड डू कि लाइन और इलिप्स को सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, और क्वाड्रेटिक के बाद वही रूट्स वगैरह, मतलब रूट्स भी निकालने की जरूरत नहीं, क्वाड्रेटिक बना लिया, बस उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, फिर सीधा यहाँ पे आ गए, ऐसे करके हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है इसमें हमने कहीं पे भी ये अज्यूम नहीं किया है, मतलब डायग्राम बनाने के लिए तो हमने ऐसे बना रहे हैं, बट कहीं पे भी ना तो ये हमने अज्यूम किया है, ना इस बात की ज़रूरत पड़ी है कि ए बी से बड़ा है या छोटा है। ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। तो ऑफ कोर्स इसके बाद क्या आएगा, केस 3, इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन लाइन इज tangent टू द इलिप्स। ठीक है, d इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, ये 0 हो गया। ठीक है, अब a और b तो 0 होगा नहीं, वरना इलिप्स कैसे आएगा, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। तो फिर
सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे थर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंसी कंडीशन। दिस इज टेंजेंसी कंडीशन। ये कंडीशन किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? सर्किल में एक कंडीशन आता है सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड सर्किल होता है उसके लिए टेंजेंसी कंडीशन क्या होता है? टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या है? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को अगर सर्किल का टेंजेंट होना है तो सी स्क्वायर शुड बी आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। फिर पैराबोला में आता है सी इज इक्वल टू ए बाई एम। उसी तरीके से इलिप्स में कितना हो गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जैसा हमने पहले बोला था कि अगर हम a बराबर b कर दें या b की जगह वापस a रख दें तो यहीं से ही सर्किल की कंडीशन आ जाएगी, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर b की जगह a रख दें तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर विच वुड बी द रेडियस, एंड अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ जो अभी हमने बोला था वैलिड फॉर बोथ a ग्रेटर देन b और a लेस देन b, एंड ऑफ कोर्स a इक्वल्स टू b। a इक्वल्स टू b होगी तो फिर उसको इलिप्स बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर तो सर्किल से काम चल जाएगा, ठीक है। अब नोट 1, अगर मान लिया ये c निकाल के हम इस लाइन में रख दें तब क्या होगा कि जो लाइन का इक्वेशन आएगा वो हमेशा ही टेंजेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहीं से तो उठा के रख रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमें एम स्लोप की टेंजेंट मिल जाएगी। तो फर्स्ट रिजल्ट तो ये हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ई। मतलब ये ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का मतलब क्या है? चाहे इलिप्स वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, एम स्क्वायर के साथ जो नंबर ए स्क्वायर आएगा वो वही आएगा जो एक्स स्क्वायर के नीचे है, चाहे ए स्क्वायर छोटा हो चाहे बड़ा हो। उससे कोई ऐसा नहीं है कि हम एम स्क्वायर को इसके साथ लिख दें। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ई विद स्लोप एम कैन बी गिवन एज वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अगेन दिस इज वैलिड फॉर बोथ ये ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। चाहे इलिप्स वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला में इसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम था। तो वो जो a बाई एम है उसकी जगह ये कंडीशन है इलिप्स के केस में, ठीक है। नोट 2, इफ इसको 4 बोल दिया, इफ 4 मतलब ये एम स्लोप का टेंजेंट, इफ 4 पासेस थ्रू h comma k, then k बराबर एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दिया तो आ जाएगा के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2hk_m प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक आ गया, और जिसके रूट्स कितने हैं? m1 m2, ठीक है। ये मतलब क्या है? हमने बोला कि एक एम स्लोप का टेंजेंट है जो h कॉमा k से पास कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं उल्टा, कि मान लिया एक पॉइंट दे रखा है h कॉमा k
और वहाँ से हमने इलिप्स के ऊपर एक टेंजेंट खींचा, फिर हमने बोला कि इस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो अब जो भी टेंजेंट होगा उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप होगा ही। उसका कुछ ना कुछ तो स्लोप हो गई। मान लिया हमने स्लोप m है। अब अगर m स्लोप है तो इक्वेशन फिर उसका ये होना चाहिए, ठीक है। फिर उसको हमने HK से पास करा दिया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो अगर मेरे को पॉइंट दे रखा है h, k, तो फिर इसमें अननोन कौन है? अननोन है m, मतलब m के लिए हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो m में तो वापस क्वाड्रेटिक आया। ये एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी इलिप्स में बोल चुके हैं, सॉरी पैराबोला में बोल चुके हैं, सर्कल में बोल चुके हैं। तो m में क्वाड्रेटिक आया तो उसका मतलब क्या है कि दो टेंजेंट खिंच जाएगा इस पॉइंट से। तो उन टेंजेंट्स के स्लोप्स क्या क्या होंगे? m1 एंड m2। अब इस m1 और m2 को रिलेट करने वाला इक्वेशन ये आ गया। तो अब अगर हमें स्लोप्स m1 और m2 से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो यही क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है। ऐसा हमने पैराबोला में किया था। तो जैसा मैंने बोला ना कि पैराबोला की काफ़ी कैलकुलेशन एक जैसी आएंगी जैसे इलिप्स में थॉट प्रोसेस होगा। तो क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू ellipse which has slope 3। तो आंसर इलिप्स हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू ये, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a² m² प्लस b²। इलिप्स वैसे ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल भले हो, इक्वेशन यही रहेगा। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू m का वैल्यू 3 दिया है, 3x प्लस माइनस रूट ओवर a² 4, m² 9, b² 9। तो ये हो गया 3x प्लस माइनस 3 रूट 5। ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 2, इन क्वेश्चन 1 फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोला गया कि 3 स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो वो तो हमने बता दिया कि ये। सेकंड क्वेश्चन में बताया कि इसी क्वेश्चन के अंदर ये बताओ कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखो जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसे करके आ जाएगा, मान लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट P1 P2 की बात चल रही है, तो मान लिया ये पॉइंट x1 y1 है। तो सॉल्यूशन में हम क्या बनेंगे? लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज x1, y1। दिस implies equation of tangent will be t बराबर 0। सारे कोनिक के लिए सर्कल में पढ़ाया गया था टेंजेंट का इक्वेशन t बराबर 0 होगा। तो अब ये जो इलिप्स है इसके लिए t बराबर 0 लिखो, यदि इसके लिए लिख लो, इसके लिए लिख लो 9x x1 प्लस 4y y1 बराबर 36। ये आ गया, ठीक है। और जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो ये भी है, 2 टेंजेंट है। तो यहाँ से इक्वेशन कैसे कंपेयरिंग विद 3x
माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 3√5। तो कंपेयर करोगे तो आ जाएगा 9x1 अपॉन 3 इज इक्वस टू 4y1 अपॉन -1 इज इक्वस टू प्लस माइनस 36 अपॉन 3√5। तो यहाँ से 9 से 4 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा प्लस माइनस 4/√5 और 3 से ये 12 आ जाएगा, 4 से ये 3 आ जाएगा एंड माइनस प्लस 3/√5। ये आएगा आंसर। मतलब एक बार प्लस माइनस ले लिया, एक बार माइनस प्लस ले लिया, तो P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्वेश्चन 3, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट P such that tangents drawn from it to are such that first part they includes an angle 60 degree, second part slope of one is square of slope of other, third part tangents are mutually perpendicular। ठीक है, solution let P is H, K, then if tangent of slope M can be drawn from, if tangents of slope M1 M2 can be drawn from it, then ठीक है, यही इक्वेशन आ जाएगा h² माइनस a², मतलब m स्लोप के टेंजेंट का हमने इक्वेशन लिखा है, उसमें h के सेटिस्फाई कराया, तो m² माइनस 2hkm प्लस k² माइनस b² बराबर 0, इसी के रूट्स m1 m2 है। ठीक है, अब कर लेते हैं सारे पार्ट। m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो 2hk अपॉन h² माइनस a² एंड m1 m2 विल बी k² माइनस b² अपॉन h² माइनस a²। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, दे इंक्लूड एन एंगल 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट के लिए
tan 60 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो दिस विल बी √3 का स्क्वायर, tan 60 √3 होगा, स्क्वायरिंग कर दिया, इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का स्क्वायर कर सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 3 1 प्लस m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम का स्क्वायर, सम इज 4h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट वापस, तो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब एक्स वाई रख दिया तो याद आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर ये आंसर आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि स्लोप ऑफ वन इज स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ अदर, मतलब m1 m2 बराबर m1 स्क्वायर मान लिया, या फिर m1 बराबर m मान लिया, m2 बराबर m स्क्वायर मान लिया। तो सम कितना हो जाएगा m प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोडक्ट m इंटू एम स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से m कॉमन लिया तो 1 प्लस एम। ठीक है, अब हमने इसको, ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया, इसको क्यूब कर दिया तो m क्यूब 1 प्लस एम क्यूब प्लस 3m 1 प्लस एम 8h क्यूब k क्यूब अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब या जाएगा। ये m क्यूब है, m क्यूब की वैल्यू ये उठा के रख दी यहाँ पे, तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 m इंटू 1 प्लस एम इंटू 1 प्लस एम यही हो गया वापस, तो वो हो जाएगा 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट वुड बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें एच के की जगह एक्स वाई रख लो तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए क्या बोला है, टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सर्किल में तो डायरेक्टर सर्किल आता है। डायरेक्टर सर्किल कौन सा सर्किल होता है, जिसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है और जिसकी रेडियस √2 टाइम्स r होती है। ये ठीक है, मतलब जो सर्किल दे रखा है उसका एक डायरेक्टर सर्किल होता है। सर्किल का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है तो फिर डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर होता है। और उसमें खूबी क्या होता है कि अगर मैंने डायरेक्टर सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, वहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। पैराबोला में यही काम डायरेक्ट्रिक्स करता है। डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, वहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन में वही पूछा रहा है इलिप्स के लिए। तो थर्ड पार्ट में अगर टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 कितना हो जाएगा -1। दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1 हो गया। यही लोकस हो गया, इसमें एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर ले जाओ और फिर एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, इसको याद करना है, ये है क्या, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल होता क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर
टेंजेंट्स। सही है। और जैसा हमने बोला था कि अगर b की जगह हम a रख दें तो ये 2a² हो जाएगा, तो ये सर्किल वाला रिजल्ट आ जाएगा। सर्किल में भी जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो x² + y² बराबर 2r² होगा, तो यहाँ से वही आ जाएगा। तो याद रखने के लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो सर्किल वाला केस है x² + y² बराबर 2r², उस 2r² को लिख लिया r² + r², और एक r² की जगह a लिख दिया, a² लिख दिया, दूसरे की जगह b लिख दिया। इस डायरेक्टर सर्किल का मतलब ये है कि अगर मान लिया एलिप्स ऐसे है, ठीक है, तो अगर हमने इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किया तो वो 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। एंड इसकी रेडियस कितना है, √a² + b²। दिस इज डायरेक्टर सर्किल ऑफ दिस एलिप्स, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, जो सर्किल का जो एलिप्स का सेंटर आएगा ये, ठीक है, वही इसका आएगा। एंड रेडियस विल बी ये √a² + b² रेडियस हो गया। तो जैसा मैंने बोला कि इस रिज़ल्ट को हमें याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर इलिप्स ठीक है, सब कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स जो हैं, अप्रोच जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पैराबोला में, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस एक अंतर क्या आएगा कि इक्वेशन चेंज हो गया। पैराबोला में जो हम इक्वेशन यूज़ करे थे दैट वाज y² = 4ax, यहाँ पे बस एलिप्स वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिकली। तो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, t = 0। फिर हम तीन तरह की टेंजेंट खींचते थे। एक तो हो गया एट x1 y1 पॉइंट पे, तो x1 y1 पे क्या आ जाएगा, x(x1) / a² प्लस y(y1) / b² = 1। सेकेंड हो गया एट पॉइंट थीटा, थीटा मतलब
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, जो भी इसका पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, इलिप्स पे पैरामीट्रिक पॉइंट ये होता है। तो ए कॉस थीटा यहाँ रख दिया x1 की जगह, बी साइन थीटा यहाँ रख दिया, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वस टू आर, सॉरी इज इक्वस टू 1। सर्किल जो होता है उसमें एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर आर होता है। उस आर को इधर ले आए और एक जगह ए लिख दिया, एक जगह बी लिख दिया, अल्टीमेटली ये क्या है, ठीक है। एंड थर्ड हो गया विद स्लोप m, तो ये तो अभी लिख के ही आ रहे हैं, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा 1 एंड थीटा 2। ये वही रिज़ल्ट हो गया जो ऑलरेडी सर्किल में पढ़ाया जा चुका है कि एक इलिप्स ऐसे करके हमने एक पॉइंट थीटा 1 पे एंड एक दूसरे पॉइंट थीटा 2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो जो उनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा, सर्किल वाला रिजल्ट है। सर्किल में डिनोमिनेटर में तो कॉस डिफरेंस बाई 2 आता है, न्यूमरेटर में कॉस के अंदर सम बाई 2 आएगा एंगल्स का, एंड साइन के अंदर भी सम बाई 2 आएगा। और यहाँ आर आर आता था, इसमें बस आर आर की जगह ए बी हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही। तो सम बाई 2 अपॉन कॉस में डिफरेंस बाई 2 कॉमा, बस यहाँ बी आ जाएगा। सर्किल में ए और बी दोनों की जगह आर आता था, और यहाँ साइन कॉस में डिफरेंस बाई 2, ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्वेश्चन आए कैसे, वेरी सिंपल। थीटा 1 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए इसमें थीटा 1 लिख दिया तो ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, फिर इसी में थीटा 2 लिख दो, ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। दो लाइन का इक्वेशन अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लिया। दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन सी माइनस साइन डी, इस तरह के फॉर्मूले लगेंगे, वहीं से इस तरह के टर्म जनरेट होते हैं। ये तो हो गया भाई टेंजेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया एट x1 कॉमा y1। तो देखो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, वो तो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। तो एट x1 y1 हो जाएगा y माइनस y1 बराबर ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, और बी स्क्वायर और y1 को उधर ले गए, तो बी स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस y1 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर आएगा, यहाँ ए स्क्वायर x अपॉन x1 कैंसिल माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में याद रखना है हमें, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में मेमोराइज, इलिप्स में नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो जाएगा एट पॉइंट थीटा, तो मतलब x1 की जगह a कॉस थीटा रख दिया एंड y1 की जगह b साइन थीटा रख दिया। तो अगर यहाँ a कॉस थीटा रखेंगे a कैंसिल हो जाएगा, a x कॉस थीटा भी ऊपर ले आए सेक थीटा माइनस बी वाई
कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी याद कर रहे हैं, मेमोराइज, दोनों फॉर्म में याद कर लिया। ठीक है। अच्छा, स्लोप वाले एम स्लोप के टेंजेंट का सॉरी नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बट दैट विल नेवर बी रिक्वायर्ड, सो वी आर नॉट राइटिंग, वो याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो वो हमने प्रोसीजर पहले कई बार बताया जा चुका है कि जो ये पैरामीटर की इक्वेशन है इसमें y को एक तरफ करो, बाकी सब को दूसरी तरफ करो। जब सिंगल y रह जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे जो भी x के साथ आया है, यहाँ पे कुछ थीटा का फंक्शन आ जाएगा, उसको m बोल दिया। तो ऐसा करने से m और थीटा में एक रिलेशन आ गया। उस रिलेशन को यूज़ करके जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको हमने m में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा करने से m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, जिसकी मैंने क्या बोला, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये ठीक है, बट ये दोनों याद कर रहे हैं। ये ठीक है। इस पूरे कैलकुलेशन में हमने कहीं पे भी ये अज्यूम नहीं किया कि a बड़ा है या b बड़ा है। तो दीज फॉर्मूलेज आर वैलिड फॉर a ग्रेटर देन b और a लेस देन b बोथ। ठीक है। बट अगर a b से बड़ा होगा, अगर a b से बड़ा है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर e स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। अगर बी बड़ा होगा तो फिर इसको लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, अगर बी बड़ा हो गया तो। ठीक है, तो हमने अभी ये ऐसे लिखा रहने दिया। तो छोटे मोटे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 एट एंड ऑफ लेटस रेक्टम विच lies in फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन a बराबर 3 हो गया, b बराबर 2 हो गया। तो लैटस रेक्टम जो है यहाँ पे, इसका हमें इक्वेशन चाहिए नॉर्मल का। ठीक है, ये मान लिया l है, तो l के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होता है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब e निकालना पड़ेगा, तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5/9, तो e बराबर √5/3। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू √5/3, √5 हो गया, कॉमा माइनस बी स्क्वायर इज़ 4 और a इज़ 3, ये पॉइंट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन। सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर की जगह 9, x अपॉन x1 इज़ √5। जिस पॉइंट पे निकालना है, ये x1 y1 है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर इज़ अपॉन y1 इज़ माइनस 4/3। ए स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी 9x अपॉन √5 प्लस 3y बराबर 4, यह आ जाएगा इक्वेशन। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
Question 2. Find locus of point of intersection of tangents drawn to x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 at the points whose eccentric angles differ by 60 degree. मतलब दो पॉइंट हैं, θ1 एंड θ2. ये पॉइंट, इन पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए और गिवन क्या है कि θ1 माइनस θ2 π/3 है. ठीक है, तो θ1 और θ2 पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट का वो अभी लिखा था हमने, a cos सम बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2 ये होता है, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b साइन सम बाई 2 अपॉन कॉस डिफरेंस बाई 2. दिस इज इक्वल्स टू a cos सम बाई 2 अपॉन कॉस 60/3 30 डिग्री हो गया. कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 इज इक्वल्स टू b साइन θ1 प्लस θ2/2. यहाँ पे भी कॉस 30 डिग्री √3/2. ये ठीक है. एच के का मेरे को लोकस निकालना है. θ1 और θ2 वेरिएबल हैं, तो इन दोनों से θ1 और θ2 को एलिमिनेट करना है. बहुत सिंपल है. साइन और कॉस दिखाई दिया तो कैसे एलिमिनेट करेंगे. ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 कर दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया. 2/√3 भी दोनों जगह लिखा ही है, तो केवल a और b को उधर भेज के स्क्वायरिंग कर दिया. तो a को उधर भेजा h/a, फिर स्क्वायर किया. b को इधर भेज के फिर स्क्वायर किया, तो इज इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा 4/3 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा. तो दिस इज 4/3. तो फिर रिक्वायर्ड लोकस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो इसमें देखोगे तो ये इलिप्स जो है, इसमें ओरिजिनल इलिप्स में तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, इसमें क्या लिखा है 4/3 a स्क्वायर 4/3 b स्क्वायर. तो 4/3 जो है वो तो एक से बड़ा है, तो उसका मतलब है कि ये जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों ओरिजिनल इलिप्स से बड़ा हो गया. तो ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस है, और जो दो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा वो तो इलिप्स के बाहर ही करेगा. तो ये पॉइंट तो इस इलिप्स के बाहर ही घूम सकता है ऐसे करके. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, इसके लिए अगर मैं 4/3 इधर ले भी आऊँ, इधर 1 लिख दें, अगर हम एसेंट्रिसिटी निकालें तो जो इसके बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रेशो आएगा, एसेंट्रिसिटी ये होता है ना 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से आएगा यहाँ से भी उतना आएगा, क्योंकि जो 4/3 है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. उसका मतलब क्या है कि इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी सेम है इस इलिप्स से. तो अगर दो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी सेम हो तो उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर इलिप्स. ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके से बोले जा सकते हैं कि प्रूव दैट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विल बी ए सिमिलर इलिप्स. तो उसका मतलब क्या है इफेक्टिवली कि जो हमारा फाइनली लोकस आएगा उसका एसेंट्रिसिटी सेम आएगा जो ओरिजिनल इलिप्स का है. बस इसका ये मतलब है.
Question 3. Find equation of tangent to ellipse 9x square plus 4y square minus 18x plus 24y बराबर 0 which has slope as 2. ठीक है, आंसर इसको और इसको लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाया -2x प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0. तो ये किसका स्क्वायर बनेगा? x माइनस 1 का स्क्वायर 4 टाइम्स ये y प्लस 3 का स्क्वायर. एक्स्ट्रा कितना आ गया? एक्स स्क्वायर 2x और यहाँ 1 एक्स्ट्रा आएगा, 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया इधर एक्स्ट्रा, और इधर भी वाई स्क्वायर 6y तो आ गया, तो 9 इंटू 4 36, तो 36 और 9 45, तो 45 एक्स्ट्रा आ गया. सही है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 45 इधर ले आए तो 5 आ जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 45/4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1. ये आ गया. तो हमारा वही इक्वेशन चल जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये इक्वेशन चल जाएगा. बस ये तो ट्रांसलेट हो गया एलिप्स. अगर ट्रांसलेट हो गया तो सेम इक्वेशन विल वर्क. बस y की जगह हमने क्या कर दिया? y प्लस 3. x की जगह कितना कर दिया? x माइनस 1. बस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. सो दिस विल बी y प्लस 3 बराबर m. कितना स्लोप चाहिए? 2. तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर इज 5, m स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 45/4. बस ये सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर आ गया. तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 प्लस माइनस 5 कॉमन लिया तो 5/2 रूट 5 ये आ जाएगा इक्वेशन. Question 4. If in ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, where a is greater than b, normal at end of latus rectum passes through end of minor axis, then find its eccentricity. Then find its eccentricity. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हो गया कि ये लेंथ ऑफ नहीं, लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट हो गया जो कितना होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये नॉर्मल फिर यहाँ से पास कर रहा है 0 कॉमा माइनस बी से, एंड ऑफ माइनर एक्सेस. तो नॉर्मल का इक्वेशन वैसे होता क्या है? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें ए स्क्वायर एक्स
x1 की जगह रख दिया ए ई माइनस बी स्क्वायर वाई, y1 की जगह रख दिया बी स्क्वायर बाई ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो अभी हमने क्या किया है, इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है, ये फैक्ट यूज़ किया है बस। अब इसने क्या बोला है कि ये जो नॉर्मल है ये 0 माइनस बी से पास करता है, तो अब इस नॉर्मल की इक्वेशन में x और y की जगह 0 बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी माइनस बी, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर b रखेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ए बी आएगा, उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एसेंट्रिसिटी बोला हुआ है और एसेंट्रिसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो उसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसी चीज़ हमें जनरेट करनी है अगर एसेंट्रिसिटी चाहिए, तो हमने इस पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा बी बाई ए, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये तो सीधा ही सीधा एसेंट्रिसिटी हो गया। ठीक है, बी बाई ए के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, तो फिर आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ई रेज़्ड टू पावर 4। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को ई स्क्वायर बोलते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर विच इज़ ई रेज़्ड टू पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस रूट इतना, सही है। तो माइनस तो लेंगे नहीं, एसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ई कितना हो जाएगा, √5 माइनस 1/2, ये है एसेंट्रिसिटी। ठीक है, यही आंसर आ गया हमारा। Find equation of common tangent to y square is equals to 8x and 36। आंसर, अगर दो कोने की कॉमन टेंजेंट निकालने हैं तो हमें क्या पता, सीधा सीधा हम क्या करेंगे कि दोनों के सी को बराबर कर दिया। इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड दिस इलिप्स। तो कॉमन टेंजेंट के इक्वेशन क्वेश्चन में हमने पहले बोला था कि हमेशा हम क्या करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड कर्व है तो एम स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लेके हम कंपेयर करते हैं। जो कॉमन टेंजेंट होगी वो तो दोनों पे टेंजेंट होगी, उसका कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा। तो स्लोप अगर हमें
निकालना है तो वो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। तो पहले वाले कर्व की तरफ से भी उसका कुछ इक्वेशन आएगा, एम स्लोप का दूसरे वाले कर्व की तरफ से भी आएगा, तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने का मतलब क्या है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो टेंजेंसी कंडीशन होता है, मतलब जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है उसमें c की जगह कुछ m के एक्सप्रेशन लिखा होता है, तो y इक्वल टू एम एक्स वाला पार्ट तो दोनों जगह सेम ही होगा, तो बस हमने c को इक्वेट कर लिया। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस, तो हम ये बोलेंगे c बराबर c या फिर c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। इसके लिए a बाई एम होता है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो a स्क्वायर हो जाएगा इतना। इलिप्स के लिए इलिप्स का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1, तो ये होता है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से वैल्यू निकाल दिया, दिस विल बी 4 टाइम्स एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो दैट वुड बी एम स्क्वायर बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। सो ऑफकोर्स माइनस वाला लेंगे तो ये बड़ा ही टर्म आएगा, इससे तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो एम स्क्वायर विल बी रूट ओवर 81 प्लस 64 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 8। बिल्कुल सही है, तो ये हो गया 145 माइनस 9 बाई 8, या फिर m हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 145 माइनस 9 डिवाइड बाई 8। अब इस m को उठा के ठीक किसी भी इक्वेशन रख सकते हैं, जैसे पैराबोला की तरफ से हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो यहाँ रख दो, आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रूव दैट लेंथ ऑफ sum of lengths of squares of intercept made by auxiliary circle on two perpendicular tangents to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 is constant, ठीक है। मतलब क्या है, इसने बोला कि मान लिया ये एलिप्स है और ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट खींचा जिसने इसको मान लिया ए और बी पे कट किया, फिर एक दूसरा टेंजेंट खींचा जो इसी के परपेंडिकुलर है, वो मान लिया सी डी है, ठीक है। अब वो डायग्राम सही से बनेगा नहीं, बट चलो मान लिया ये सी है और ये डी है एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। बेसिकली 90 डिग्री अंदर आ नहीं सकता क्योंकि जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है
वो तो ऑक्सिलरी सॉरी उस पे लाई करेगा, डायरेक्टर सर्किल पे, तो वो बाहर ही आएगा। तो मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये मान लिया हो गया CD, ये मान लिया हो गया AB, और ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे? मान लिया हमने AB का स्लोप m है, तो AB का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर टू रूट r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये हमने रिजल्ट सर्कल में पढ़ा था। r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में r तो हो जाएगा सर्कल का रेडियस, जो इस वाले केस में ऑक्सिलरी सर्कल है, और p जो हो जाएगा वो सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। ठीक है, तो इस वाले केस में P क्या हो जाएगा? P बराबर 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, तो अगर 0 0 रखा तो ये आ जाएगा रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये तो P हो गया। और जो ऑक्सिलरी सर्कल है ऑफ कोर्स उसकी रेडियस कितनी होती है? a। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रूट r स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली AB है, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। एलसीएम लिया, रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने की वजह से, एक आएगा a स्क्वायर, फिर एक a स्क्वायर m स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये मतलब एक काइंड ऑफ रिजल्ट भी आ गया जो हमें ऑफ कोर्स याद नहीं रखना है। रिजल्ट तो मैं ऐसे ही बोलो कि ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दे रहा है m स्लोप की टेंजेंट पे, ये ठीक है, विच इज़ कट बाय ऑक्सिलरी सर्कल। तो अगर मान लिया मैंने m की जगह कोई दूसरा स्लोप ले लिया m1, तो कुछ भी नहीं है, m की जगह m1 आ जाएगा। कोई तीसरा स्लोप ले लिया m2, तो कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, m की जगह m2 आ जाएगा। तो अगर मेरे को CD निकालना है तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आ जाएगा। बस m की जगह अगर मैं -1/m रख दूँ, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा। ठीक है, तो इसी से आ जाएगा 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/m स्क्वायर विच इज़ 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर विल बी, इसमें से 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, तो वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये 1 हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए व्हाट वी कैन डू, अगर मान लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहली बात तो बनता कैसे, उसमें वो ये तो बोलता नहीं ऑफ कोर्स कि प्रूव दैट। उसमें तो हो सकता है कि हम ये बोल देते कि
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बताओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये बोल सकते थे कि हम ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बताओ। तो उस वाले केस में अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टेंजेंट ले लें, ठीक है, जैसे इलिप्स ये है और सर्किल ये है, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे ये और ये मान लिया जाता। तो हम क्या करते, जो ये वाला पॉइंट है यहाँ एक टेंजेंट खींचते एंड यहाँ एक टेंजेंट खींचते, तो ये ऑफकोर्स 90 डिग्री पे कट करता। इसके लिए तो ए और बी दोनों एक ही जगह आ जाते हैं, तो इसके लिए तो ए बी स्क्वायर 0 हो जाता और इसको सी डी स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये बी है, ये ए है, तो ये हो जाता रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाता उसका डबल, तो उसको स्क्वायर करते तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो केवल मेरे को यही जस्ट नंबर जानना होता, मतलब वो क्वेश्चन में बोलता है कि ए बी एक टेंजेंट है और सी डी उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट है, और फिर वो बोले कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, और मान लिया चारों ऑप्शन में नंबर लिखे, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि उसका मतलब क्या है कि कॉर्ड का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर उसने हमें कॉर्ड नहीं बताया कि उसने ऐसे ही बोल दिया कि सॉरी, हाँ मतलब सर्किल के कॉर्ड का फ़र्क नहीं पड़ रहा, इलिप्स के लिए तो वो टेंजेंट होगा। तो अगर उसने टेंजेंट नहीं बताया कि उसका स्लोप क्या है, तो वो पिक्चर में आना ही नहीं चाहिए, उसका ना कांस्टेंट है, तो फिर तो हम कोई भी ले सकते हैं एज ए स्पेशल केस। और आगे क्वेश्चन नंबर 7, लेट tangents are drawn from an external point P 3,7 to x square upon 9 plus y square upon 16 is equals to 1, such that point of contact are A and B, then find। वैसे ये जो क्वेश्चन है वो सर्कल में काफ़ी कुछ करा चुके हैं। सर्कल में हमने एक ये रिज़ल्ट कराया था कि कोनिक के क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर यूजुअली क्या होता है, और सारे कोनिक जो है वो एक तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं, तो वही वाले क्वेश्चन है। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ ए बी, सेकेंड पार्ट लेंथ ऑफ ए बी, थर्ड पार्ट इक्वेशंस ऑफ PA and PB, fourth part length cut on y-axis by PA and PB। ठीक है, फिफ्थ पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ठीक है, तो ऐसे कोई इलिप्स तो वैसे वर्टिकल है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लिया इस फैक्ट का हमारे पास कोई यूज़ नहीं होगा। ये मान लिया P है विच इज़ 3,7,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए बी सल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो जो ए बी है वो तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसका इक्वेशन होता है टी बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो ए बी का इक्वेशन तो ये आ गया, इसको 3 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 16x प्लस 21y बराबर 48। ये आ गया ए बी का इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इज़ लेंथ ऑफ ए बी। ए बी का लेंथ निकालने का मतलब क्या है कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एन इलिप्स को सॉल्व कर लिया। तो x² / 9 प्लस y² / 16 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, किसी को भी उठा के रख लिया, मान लिया x² / 9 प्लस y को रख लिया, तो दैट विल बी 48 माइनस 16x अपॉन 21 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 इज इक्वल्स टू 1। ये ऐसा करने से एक क्वाड्रेटिक आ गया x के अंदर। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक को ऐसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए बी का जो लेंथ होगा दैट विल बी x1 माइनस x2 का मॉड इंटू रूट डी अपॉन ए हो जाएगा। सॉरी, x1 माइनस x2 का मॉड यही रूट डी अपॉन ए होगा इंटू 1 प्लस m स्क्वायर होगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए। तो रूट डी तो इसका आ जाएगा, ये जो क्वाड्रेटिक आएगा। ए बी जो होगा इसी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे रखेंगे, रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 1 प्लस एम का वैल्यू यहाँ से माइनस 16/21 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, मतलब दिस कैलकुलेशन यू कैन डू योरसेल्फ, आई एम लीविंग इट। अब थर्ड पार्ट क्या बोला, इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी। अगर हमें पी ए और पी बी की इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि एम स्लोप की टेंजेंट का इक्वेशन लिखा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ये मान लिया 3,7 से पास करा है, तो 3,7 से पास करा दिया। तो यहाँ 7 माइनस 3m का होल स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 16। तो यह आ जाएगा 49 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 42m इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर प्लस 16। तो 9m स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 9m स्क्वायर के कैंसिल होने का मतलब ये है कि एक टेंजेंट वर्टिकल है, क्योंकि 2 टेंजेंट आनी चाहिए, बट ये तो एक ही टेंजेंट बचा। ये तो 33 इज इक्वल्स टू 42m और m बराबर कितना आ गया 33/42। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एक टेंजेंट है वो ऐसे वर्टिकल है, तो एग्जैक्ट जो डायग्राम आएगा वो ऐसे आएगा कि एक टेंजेंट तो यहीं पे लाई कर रहा है, उसका स्लोप तो अनडिफाइन हो गया, और दूसरा टेंजेंट ऐसे। ठीक है, तो पी ए का इक्वेशन तो हो जाएगा x बराबर 3, ये तो हो गई वर्टिकल लाइन, और पी बी का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम, ये 11/14 आ जाएगा, x माइनस x1। ये करने से इंडिविजुअल इक्वेशंस आ गए पी ए एंड पी बी। ये ठीक है। फिर उसने कहा लेंथ कट ऑन वाई एक्सिस बाई पी ए एंड पी बी। तो दैट यू कैन सी कि एक जो टेंजेंट है वो तो पैरेलल ही हो गया वाई एक्सिस के, तो वो तो कोई लेंथ कट करेगा नहीं।
केवल एक ही टेंजेंट कट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है वो कोई इंटरसेप्ट कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक लाइन खुद पैरेलल हो गई वाई एक्सिस के। तो नो सच इंटरसेप्ट, देयर इज नो सच इंटरसेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी का लेंथ तो हम निकाल ही चुके हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी वन। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी वन क्या है, ए बी का इक्वेशन मेरे को पता है, पॉइंट पी पता है, तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एक लाइन में निकाल सकते हैं कि पी वन क्या होगा। जब वो लेंथ आ जाए वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ellipse E and circle x square plus y square is equals to r square, where b is less than r is less than a, are given, and a focal chord of E which is parallel to, सर्किल का नाम मान लें के बोल दें, which is parallel to common tangent of E and K, intersect K at A and B, then find length AB। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मतलब क्वेश्चन में उसने क्या रखा है कि एक सर्कल ऐसे और एक ऐसे इंटरसेक्टिंग एलिप्स है। तो ये देने का मतलब क्या है कि जो आर है, जो रेडियस है, वो बी से तो ज़्यादा है बट ए से कम है,
तभी इंटरसेक्ट करेगा। अगर ए से भी ज़्यादा हो जाएगा तो एलिप्स पूरा अंदर आ जाएगा, अगर आर बी से छोटा हो जाएगा तो फिर सर्किल पूरा अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब जब इंटरसेक्टिंग है तो फिर एक इनकी कुछ कॉमन कॉर्ड आएगा, उसका स्लोप मान लिया एम है। तो अब इसने क्या बोला कि एक हमने फोकल कॉर्ड लिया एलिप्स का, ये ठीक है, जो इसी कॉर्ड के पैरेलल है। उसने सर्किल को, मतलब ये मान लिया ए ई कॉमा 0 है, उसने सर्किल को मान लिया ए और बी पे कट किया। तो मेरे को लेंथ ए बी चाहिए बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन टेंजेंट के लिए हम बोलेंगे सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्ड ए बी का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एम तो यही स्लोप है और ए ई कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो y माइनस 0 बराबर एम टाइम्स एक्स माइनस ए ई, ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब जो इसके ऊपर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट हो रहा है, जो सर्कल कट कर रहा है, वो वापस वैसे ले सकते हैं, ए बी लेंथ बराबर 2 रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज़ 2 रूट आर, मतलब क्या हो गया, सर्कल का रेडियस। सर्कल का रेडियस तो आर ही है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो 0 0 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एम ए ई अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर, 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड 1 प्लस एम स्क्वायर को लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके लिख लिया, तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपॉन, इसको अगर ऊपर जोड़ा तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2b। यही आंसर हो गया। उसका मतलब क्या है कि सर्कल की रेडियस से फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसका जो लेंथ आएगा वो हमेशा इसके माइनर एक्सिस के बराबर आएगा। तो एक रिज़ल्ट हो गया। अगेन ऐसा रिज़ल्ट नहीं है जो हमें याद करना है, ये तो जस्ट हमने ऐसी ऑब्जर्वेशन बताया।